हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। जितना भी छूटा हुआ करंट अफेयर था, मैं उससे कवर कर रही हूँ फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर टू 31st, आप मान लो 31st 30th ऑफ दिसंबर तक जितने भी 15 दिनों के करंट छूटे थे, उन सभी को मैं कवर करूंगी। दिस इज पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 विल ऑल्सो कम आफ्टर दिस। ठीक है, तो जितने लोगों का करंट छूटा होगा वो यहाँ से आप लोग कवर कर लेना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज, जो कि एक ट्राइब से जुड़ा हुआ है, जिस ट्राइब का नाम है कोंडा रेड्डी ट्राइब। आर्ट एंड कल्चर के फील्ड से ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जानना है ट्राइब के बारे में जो कि न्यूज में आया है। राइट, तो जरा इनके बारे में जानिए कि आखिर ये ट्राइब क्यों आई न्यूज में। ये ट्राइब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंडर में आती है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये लोग, कहाँ पर रहते हैं? यूजुअली आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। राइट, कौन सी लैंग्वेज बोला करते हैं? ये लैंग्वेज बोलते हैं, आंध्रा में रहते हैं तो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? ये तेलुगु लैंग्वेज। राइट, यूजुअली ये हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, और जो भी इनके लोकल डाइटी होते हैं, मतलब हर एक लोगों के स्थानीय देवता होते हैं ना, ये उनकी पूजा पाठ करते हैं। राइट, इनकी सोसाइटी पैट्रियार्कल होती है, यानी कि पितृसत्तात्मक। इनकी जो भी आगे की जनरेशन है, फादर ही घर का ओनर होता है, मुखिया होता है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी ये फॉलो करते हैं। यहाँ पर पॉलीगैमी भी देखी गई है, यानी कि ये मल्टीपल मैरिजेस में बिलीव रखते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। राइट, इनका एक खुद का ओन सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, जिससे पूरी ट्राइबल एरियाज को कंट्रोल किया जाता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम नाम है कुल पंचायत। कुल पंचायत उनका नाम है। ठीक है, ये बहुत ही आराम से फॉरेस्ट में रहा करते हैं, और नेचर के साथ बिल्कुल हार्मनी बना करके रहते हैं। आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे फॉरेस्ट्री एरियाज होते हैं जहां पर अब गवर्नमेंट क्या करती है कि फॉरेस्ट के जो भी ट्राइब्स होते हैं उनको ही वहां की राइट दे देती है। वो वहां पर आराम से रहते भी हैं, साथ में एक हार्मनी सेटअप करके भी रखते हैं, यानी कि वो फॉरेस्ट को कंजर्व भी करते हैं और आराम से वहां पर रहते भी हैं। तो उसी तरीके से ये लोग भी फॉरेस्ट में आराम से रहते हैं, नेचर को कंजर्व करने का काम करते हैं। साथ ही ये प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा। तो ये भी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही ये कुछ कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। कमर्शियल क्रॉप मतलब जिनको बेच करके ये पैसे कमाते हैं। तो कमर्शियल क्रॉप कौन कौन से हैं जो ये ग्रो किया करते हैं? उनमें है कैश्यू, काजू, और साथ ही में चिली और कॉटन। चिली और कॉटन, इन सब का ये कल्टीवेशन करते हैं और इसे सेल आउट करके पैसे अर्न क्या करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोंडा रेड्डी ट्राइब, जो कि आंध्र प्रदेश की एक ट्राइब है। ठीक है, तो आप इतनी चीजें यहाँ से याद रखना। अगर क्वेश्चन बनता है कि कोंडा रेड्डी ट्राइब हाल ही में न्यूज में था, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप आंसर बता देना कि आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। राइट, इसी के साथ एक और ट्राइब जो कि न्यूज में काफी ज्यादा चल रही थी, उस ट्राइब का नाम है ख्यामिन युनगन ट्राइब। ठीक है, ये ट्राइब जो है, ये एक्चुअली नागालैंड की ट्राइब है। कहाँ की ट्राइब है? नागालैंड की ट्राइब है। हुआ क्या था कि नागालैंड टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली अपोलॉजी, एक माफी नामा इनके लिए रिलीज किया है इस ट्राइब के लिए, क्योंकि गलती से हेरिटेज गाइड की मैप से इन ट्राइब का नाम मिस हो गया था। जैसा कि वी ऑल नो, नागालैंड का फॉर्मेशन डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। राइट, और इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर मनाते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि 10 दिनों का त्योहार होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि 10 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, फ्रॉम 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। तो यहीं पर नागालैंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। उन्होंने हेरिटेज गाइड मैप में इस ट्राइब को मेंशन नहीं किया, वो भूल गए, जिसके रिगार्डिंग इन्होंने एक अपोलॉजी रिलीज की है फॉर दिस ट्राइब। इस वजह से ये चर्चा में आ गया। तो आप ये याद रखना कि ये ट्राइब कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? नागालैंड से बिलोंग करती है। और तो और
नागास की ये काफी ज्यादा मेजर ट्राइब है, राइट? बहुत ज्यादा मेजर ट्राइब है। कहाँ-कहाँ पर ये ट्राइब्स पाए जाते हैं? तो एक तो अपने इंडिया के नागालैंड में ये ट्राइब्स पाए जाते हैं, साथ ही हमारी जो नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, वहां पर भी ये ट्राइब देखी जाती है। अब इनका नाम जो है ख्याम न्युनगन, ये 3 पार्ट से मिलकर के बना है, जिनका मतलब होता है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है ख्याम, जिसका मतलब होता है वाटर, न्यू जिसका मतलब होता है ग्रेट, और लास्ट वाला नगान, इसका मतलब होता है सोर्स। तो कुल मिलाकर के इनका जो सेंस है, जो इनके नाम का सेंस है, वो बनता है सोर्स ऑफ ग्रेट वाटर और रिवर। ठीक है, इस ट्राइब के नाम का मतलब है सोर्स ऑफ ग्रेट वाटर और रिवर। ठीक है, कौन से मेजर फेस्टिवल को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो जो मेजर फेस्टिवल है वो है सोकुम। सोकुम फेस्टिवल को ये सेलिब्रेट किया करते हैं, राइट? तो आप इतनी बात यहाँ से याद रखना कि ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है और कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि म्यांमार में भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एक और ट्राइब, जिस ट्राइब का नाम है बैगा ट्राइब। इनकी एक पर्सनालिटी, जिनका नाम है जोधाया बाई, इनकी हो गई है हाल ही में डेथ। ठीक है, अब डेथ हो गई है तो क्यों, ये काफी ज्यादा फेमस पर्सनालिटी थी क्या? सो आंसर इज यस। इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वो भी कब? ईयर 2023 में, राइट? ये बहुत ही फेमस बैगा ट्राइब से बिलोंग करने वाली एक ट्राइबल आर्टिस्ट थी। ट्राइबल आर्टिस्ट थी जिन्होंने बैगा ट्राइब की जो भी आर्ट और कल्चर था उसको काफी ज्यादा प्रमोट किया था नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, जिसकी वजह से इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, राइट? तो बैगा ट्राइब के बारे में जरा जानिए कि बैगा ट्राइब आखिर कहाँ पर पाए जाते हैं और क्या इनका स्टेटस है। तो ये भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यूजुअली ये पाए जाते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एमपी और यूपी वाले रीजन में ये यूजुअली रहा करते हैं। कैसा है इनका नेचर? ये होते हैं सेमी नोमैडिक। ये होते हैं सेमी नोमैडिक और अपनी लाइवलीहुड के लिए ये लोग प्रैक्टिस किया करते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन का, जिसको ये लोग एक अलग नाम से पुकारते हैं, उसका नाम है बेवार। क्या नाम है? बेवार। ठीक है, इस ट्राइब की एक बहुत ही खास बात है, ये लोग टैटू बनाते हैं अपनी बॉडी पे। टैटूज को बनाते हैं फ्रॉम काजल, राइट? फ्रॉम काजल, ये टैटू को बनाते हैं जो कि इनकी कल्चर का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। साथ ही बैगा ट्राइब ऐसी ट्राइब है, बैगा ट्राइब भारत की सबसे पहली ऐसी कम्युनिटी है, आप ये कह लो, सबसे पहली ऐसी कम्युनिटी है जिसको राइट दिया गया था भारत सरकार के द्वारा हैबिटेट का। हैबिटेट राइट दिया गया था सबसे पहली बार इन्हीं ट्राइब्स को, राइट? सो दैट ये फॉरेस्ट से कनेक्टेड रह सके और अपने कल्चर और अपने आर्ट को परफॉर्म कर सके बेटर तरीके से। तो आप इनका याद रखना नाम, जोधैया बाई, जिनकी हो गई है हाल ही में अभी डेथ। और ये कौन से ट्राइब से बिलोंग करती थी? ये बिलोंग करती थी बैगा ट्राइब से, राइट? ओके, नेक्स्ट जो न्यूज है वो रिलेटेड है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो आखिर ये प्रोजेक्ट कहाँ पर डेवलप किया जा रहा था, आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है। ये है एक मल्टीपर्पस मल्टीपर्पस इरिगेशन इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसे डेवलप किया जा रहा है गोदावरी नदी पे। कहाँ पर? गोदावरी नदी पर। कौन सी जगह? कालेश्वरम।
कालेश्वरम और इसी के नाम पे इस प्रोजेक्ट का नाम भी रख दिया गया है। ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है ये कालेश्वरम? ये लोकेटेड है तेलंगाना वाले रीजन में। ठीक है। तो क्या इसकी खास बात है? इसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है फॉर द इरिगेशन। जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तब की बात मैं बता रही हूँ। इरिगेशन पर्पस और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा करीबन 31 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को। 31 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, हैदराबाद, सिकंदराबाद, इन सारी जगह के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है, राइट? फ़ायदा होगा तो डेफ़िनेट सी बात है इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाना भी चाहिए, है कि नहीं? करंटली अगर आप देखें तो पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम जो है, वो डेवलप किया जा रहा है पूरी दुनिया का। वर्ल्ड का लार्जेस्ट है ये, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। ये डेवलप किया जा रहा है प्राणहिता प्राणहिता और गोदावरी नदी के कॉन्फ्लुएंस पे, मतलब जहां पर ये दोनों नदियां आकर के मिलती है ना, वहां पर पूरी दुनिया का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को वहां पर डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। और ये जो कालेश्वरम वाला है, ये कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है? तेलंगाना में गोदावरी नदी पर इसे डेवलप किया जा रहा है। राइट। कितनी टोटल इसकी लेंथ होगी? 500 किलोमीटर। और करीबन 13 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये प्रोजेक्ट जाने वाला है। 13 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा और काफी सारे एरियाज को ये फायदा पहुंचाएगा। तो अगर ये नाम आता है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो यू शुड नो कि ये कहाँ पर और कौन सी नदी पर डेवलप किया जा रहा है, राइट? तो आप इतनी चीज यहाँ से याद रखना। अगली न्यूज पे आते हैं। क्रायोजेनिक इंजन काफी ज्यादा न्यूज में रहा क्योंकि रिसेंटली हमारी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है क्रायोजेनिक इंजन का। CE-20 से नाम दिया गया है, क्रायोजेनिक इंजन 20। ठीक है। ये एक इंडिजिनस इंजन है, मतलब इसे डेवलप भारत ने ही किया है। ठीक है। तो ये एक इंडिजिनस इंजन है जिसे डेवलप किया गया है ऑन लिक्विड प्रोपल्शन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम पे डेवलप किया गया है बाय इसरो। ठीक है। तो काफी सारा की फीचर इसके लिए होने वाला है क्योंकि यू ऑल नो कि गगनयान को लॉन्च किया जाने वाला है 2026 में, है ना? ये हमारे भारत का सबसे पहला ह्यूमनॉइड मिशन होने वाला है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाले हैं। ठीक है। तो उसके लिए पहले से कुछ-कुछ तैयारी तो करनी बनती है और उसी पर्पस के लिए क्रायोजेनिक इंजन को सक्सेसफुली इसरो ने टेस्ट कर लिया है और आने वाले टाइम में गगनयान में ये इंजन भी देखने मिलेगा, जो कि जिसकी हेल्प से गगनयान मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। तो आप याद रखना कि इसरो ने इसे लॉन्च किया है, अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इसरो, यू ऑल नो कि इसरो के करेंटली जो चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ जी, राइट? और कहाँ पर इसरो का हेडक्वार्टर लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु, कर्नाटका में। बेंगलुरु, कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर एट प्रेजेंट लोकेटेड है। ठीक। ओके। एक और प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, मालवा कैनाल प्रोजेक्ट। क्यों ये चर्चा में आया? तो हुआ क्या, करीबन 1.30 लाख ट्रीज ट्रीज और प्लांट्स को कट किया गया है। क्यों कट किया गया है? ताकि इस मालवा कैनाल प्रोजेक्ट को बनाया जा सके। तो कितनी गलत बात है ना, नेचर को हम कितनी बुरी तरीके से हार्म कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे रीजन दिया गया है, रीजन कि क्यों किस तरीके से ये हमारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल और काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मालवा कैनाल जो प्रोजेक्ट है, इसे ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है। पहली बात तो सिंचाई के लिए यूज किया जाएगा। कहाँ पर इसे डेवलप किया जाने वाला है? तो पंजाब में, राइट? कितना कॉस्ट इसके लिए लग रहा है? इसके लिए टोटल कॉस्ट लग रहा है 2300 करोड़ रुपीस का, राइट? इसकी शुरुआत होगी हरिके विटलैंड से, हरिके विटलैंड से, जो कि
पंजाब में ही लोकेटेड है, वहां से ये शुरू होगा और इस कैनाल की टोटल जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 149 किलोमीटर की होगी। इसकी विड्थ कितनी होगी, 50 फीट चौड़ा ये कैनाल होगा। कितनी डेप्थ होगी, तो 12.6 फीट गहरा होगा, डेप्थ होगी इसकी। तो डेवलप कर रहा है, अच्छी बात है, सिंचाई के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, बट इसके लिए काफी सारे पेड़ पौधों को काटा गया है। दैट इज रॉन्ग, अगर नेचर के प्रोस्पेक्टिव से आप देखें तो, है ना। सो न्यूज में था, तो यू शुड नो कि कहाँ पर इसे डेवलप किया जा रहा है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अ नेशनल पार्क जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। याद रखना, ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, ये लोकेटेड है हरियाणा में। हरियाणा के भी कहाँ पर, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड ये एक नेशनल पार्क है। तो क्या हुआ, क्यों ये न्यूज में आया, तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ने हाल ही में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अराउंड, है ना। तो क्या ऐसा है या नहीं है, रिपोर्ट सबमिट करने कहा गया है यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को, है ना। ठीक है, तो सुल्तानपुर आखिर क्यों फेमस है, तो सुल्तानपुर एक बर्ड सेंचुरी भी है। यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं विंटर के सीजन में, जैसे अभी ठंड का टाइम चल रहा है ना, तो बहुत सारी बर्ड्स माइग्रेट होकर के यहाँ पर इस बर्ड सेंचुरी में आती हैं। ये एक मार्शी लेक है, फ्लड प्लेन है, लेक है, झील है, और साथ ही ये एक फ्रेश वाटर लेक है, राइट, फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और तो और हम सुल्तानपुर नेशनल पार्क को एज अ रामसर साइट के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि ये रामसर साइट में भी शामिल है। ठीक है, तो बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड स्पीशीज हैं जो रशिया, टर्की, अफगानिस्तान, यूरोप से इस जगह पर आती हैं और विजिट करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी बर्ड स्पीशीज हैं, उनका नाम है ब्लैक फ्रैंकोलिन, फ्रैंकोलिन, कॉमन हूप, इंडियन कॉर्मोरेंट, साइबेरियन क्रेन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, साइबेरियन क्रेन। ये सारी बर्ड्स इस वेटलैंड पे आती हैं माइग्रेट होकर के। तो अगर हम क्लाइमेटिक प्रोस्पेक्टिव से देखें तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है ये लोकेशन। अब अगर इसके अराउंड इलीगल वे में कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं तो डेफिनेटली इन स्पीशीज को भी खतरा होगा, है ना। तो उसको देखते हुए ये रिपोर्ट सबमिट करने कहा गया है हरियाणा की गवर्नमेंट को। सो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या इस पे चीजें निकल करके आती हैं। ठीक है, तो रामसर जो जगह है वो कहाँ पर लोकेटेड है, रामसर जगह लोकेटेड है ईरान में, जहां पर इस कन्वेंशन को साइन किया गया था। और 2 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं किस डे के रूप में, वेटलैंड, वेटलैंड डे के फॉर्म में, राइट। ओके, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट न्यूज जो कि एक स्पीशीज से जुड़ी हुई है। उस स्पीशीज का नाम है हम बैक व्हेल। तो आखिर ये क्या, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अब तक के इतिहास में सबसे लंबा स्विम करने वाला व्हेल बन चुका है। करीबन इसने स्विम किया 13,046 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक गया है ये, फ्रॉम साउथ अमेरिका, फ्रॉम साउथ अमेरिका टू अफ्रीका, इसने स्विम किया अक्रॉस द ओशन, राइट। ये एक मेल हम्पबैक, हम्पबैक व्हेल था। ठीक है, ओके, तो ये एक नया रिकॉर्ड जो है वो बन चुका है, इस वजह से ये काफी ज्यादा चर्चा में आया। अब तक के इतिहास में इसने सबसे लंबा पाथवे जो है वो स्विम करके क्रॉस किया है। ओके, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है इस हम्प बैक व्हेल का, तो इसका साइंटिफिक नेम है मेगाप्टेरा, मेगाप्टेरा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। मतलब क्या होता है,
मतलब होता है इसका बिग बिग विंग्ड, राइट? इसका ये मतलब है। ओके, तो अगर आप हम्पबैक व्हेल्स में देखो तो फीमेल्स की जो साइज है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू मेल व्हेल्स। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यूजुअली ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी ओशंस हैं, उन सब में पाए जाते हैं, राइट? आईयूसीएन की लिस्ट में इनका क्या स्टेटस है? तो आईयूसीएन की लिस्ट में इनको लीस्ट कंसर्न में रखा गया है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। और साइट्स के अंडर में इन्हें कौन से अपेंडिक्स में रखा गया है? तो इन्हें रखा गया है अपेंडिक्स नंबर 1 में। यू शुड नो कि क्या इसका साइंटिफिक नेम है, क्यों ये न्यूज में आया है और इस साइंटिफिक नेम का मतलब क्या होता है। आईयूसीएन की लिस्ट में इसे लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है और साइट्स में ये फर्स्ट अपेंडिक्स में आते हैं, राइट? दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसको आप मार्क कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी सीरिया से कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी तो इस लोकेशन को उस टाइम भी हमने देखा था। चलिए, तो गोलन हाइट की आखिर क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये बार-बार न्यूज़ में आता रहता है, ये सारी बातें हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है? इज़राइल ने अभी हाल ही में क्या किया है, एग्री किया है कि वो गोलन हाइट वाले रीजन में पॉपुलेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाले हैं, राइट? यहाँ पे और लोगों को वो भेजने वाले हैं। ठीक है, तो गोलन हाइट की क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ये ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सीरियन टेरिटरी है, राइट? सीरियन टेरिटरी है जिसे 1963 में 1967 में नॉट 63, 1967 में जब 6 डे वॉर हुई थी, 6 डे वॉर हुई थी, उसके बाद इसे कैप्चर कर लिया गया बाय इजराइल, राइट? इजराइल ने इस एरिया को कैप्चर कर लिया, ये गोलन हाइट वाले रीजन को। मैं दिखाती हूँ, दिस वन, ये रहा ना गोलन हाइट। इस वाले एरिया को इजराइल ने 1967 में कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये काफी ज्यादा ऊंचाई पर लोकेटेड है, हिली एरिया है। और तो और ये इसलिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सीरिया की जो कैपिटल है दमास्कस, वो एकदम क्लियरली विजिबल होता है, क्लियरली विजिबल यहाँ से होता है। साथ ही गोलन हाइट कौन-कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है? तो लेबनान से, इजराइल से, सीरिया से और जॉर्डन से। इन 4 देशों से ये बॉर्डर शेयर करता है। और इतना ही नहीं, काफी सारे रिवर्स भी हैं जिससे ये बॉर्डर शेयर करता है, रिवर्स और वाटर बॉडीज। कौन-कौन सी हैं? एक तो जॉर्डन रिवर, एक तो जॉर्डन रिवर, दूसरा है वेस्टर्न डायरेक्शन से सी ऑफ गैलिली, सी ऑफ गैलिली, जिससे ये बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही नदर्न एरिया से अगर आप देखें तो नदर्न साइड से माउंट हेरॉन जो इससे बॉर्डर शेयर करता है। ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ईस्टवर्ड डायरेक्शन में लोकेटेड है एक रिवर जिसका नाम है वाडी अल वाडी अल रुकत रिवर। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि न्यूज़ में यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं, फिर उसके बाद आप सोचते हो अरे ये कहाँ से आया, है ना? सदर्न डायरेक्शन में एक और रिवर जिसका नाम है यारमूक, यारमूक रिवर रिवर। तो इतनी सारी वाटर बॉडीज से ये बॉर्डर शेयर करता है गोलन हाइट। साथ ही अगर स्ट्रैटेजिकली आप देखो तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ से इजीली सीरिया की कैपिटल दमिश्कस पे नजर रखी जा सकती है। अभी करेंटली ये अंडर है इजराइल, तो इजराइल ने ही ऐसा डिसाइड किया है कि इस वाले रीजन में और पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहिए, मतलब और ज्यादा इजरायली लोगों को यहाँ पर भेजना चाहिए जो यहाँ पर रहेंगे, है ना, और नजर रखेंगे। सो यू शुड नो, अक्सर ये न्यूज़ में बना रहता है तो आप याद रखना कि कहाँ से क्या चीज़ आ रही है। सीरिया भी इसके पहले भी न्यूज़ में था तो वहां से भी हमने जाना था, है ना? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना कि इज़राइल की कैपिटल, लेबनान की कैपिटल और जॉर्डन की कैपिटल
इन तीनों देशों की कैपिटल क्या है? ये तीनों की कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सीरिया की कैपिटल मैंने बता दी है। क्या बताई है? डमास्कस। डमास्कस, राइट? ओके। सो नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एन अवार्ड जिसका नाम है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है, क्या नाम है वाइस प्रेसिडेंट का? वाइस प्रेसिडेंट का नाम है जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने क्या किया है? फेलिसिटेट किया है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्डी को, जिनको जिनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अवार्ड आखिर रिप्रेजेंट कौन करता है? तो ये अवार्ड रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ब्यूरो ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा। एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा, जिसे हम शॉर्टकट में बी के नाम से जानते हैं। बी डबल ई, बी के नाम से। किसके अंडर में ये आता है? ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, राइट? कब से इसकी शुरुआत हुई है? तो इस अवार्ड की शुरुआत की गई है 1991 के बाद से, जब डिक्लेयर हुआ 14th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट करना, कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के फॉर्म में, राइट? तब से इस अवार्ड को देना शुरू किया गया। सो लेट्स नो अबाउट बीईई, बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। इसे कब स्टैब्लाइज किया गया? इसे स्टैब्लिश किया गया 1st ऑफ मार्च ईयर 2002 में। किस एक्ट के अंडर में? अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में। क्या क्या इसका की ऑब्जेक्टिव है? ये काम करता है फॉर रिड्यूसिंग द एनर्जी एनर्जी इंटेंसिटी। ये इस फैक्ट पे काम करता है, राइट? और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1st ऑफ मार्च ईयर 2000 में। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज। सेंटा आना वेंट्स, तो आखिर इसका नाम कहाँ से पड़ा? तो एक रीजन है सदर्न कैलिफोर्निया में, उस रीजन का नाम है सेंटा आना कैनियंस, कैनियन, है ना? ये इस एरिया का नाम है। यहाँ पर एक ड्राई और वार्म विंड चला करती है, जिस विंड का नाम है सेंटा आना, राइट? ये सेंटा क्लॉज वाले सेंटा नहीं है, ठीक है? ये हवा का नाम है। लोकल विंड्स, जैसे हमारे यूपी और नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में एक हवा चलती है, गर्म हवा, जिसे हम लू के नाम से जानते हैं। एग्जैक्टली उसी वे में सदर्न कैलिफोर्निया में एक हवा चलती है, जिसे हम सेंटा आना के नाम से जानते हैं। ये ड्राई और वार्म विंड है, ठीक है? तो सबसे पहली बात, आखिर ये हवा कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ की तरफ चलती है? तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका में एक माउंटेन रेंज पाई जाती है, जिसे हम रॉकी माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं। ये हवा इसी रीजन से ओरिजिनेट होती है। रॉकी माउंटेन और सिएरा नेवाडा नाम की जगह है, जहां पर काफी ज्यादा हाई प्रेशर होता है। यानी कि यहाँ की जो हवा होगी वो कैसी होगी? कोल्ड होगी, क्योंकि गर्म हवाएं लो प्रेशर जनरेट करती हैं और ऊपर की ओर उड़ जाती हैं, है ना? गर्म हवाएं ऊपर की ओर उड़ जाती हैं, तो ये जनरेट करती हैं लो प्रेशर। ठंडी हवाएं बॉटम की ओर सिंक होती हैं और ये जनरेट करती हैं हाई प्रेशर। तो इस एरिया में जनरेट होता है हाई प्रेशर, और कैलिफोर्निया के कोस्ट पर कैलिफोर्निया के कोस्ट पर अराइज होता है लो प्रेशर वाली कंडीशन। यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो, देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये रॉकी माउंटेन और सिएरा नेवाडा वाला एरिया है। यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हुआ, उसके बाद कोस्ट पे जनरेट होता है लो प्रेशर। तो जो हवाएं होती हैं, हवाओं का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, ठीक है? हवाएं हमेशा हाई टू लो मूव करती हैं। इसी वे में
हवाएं इस हाई प्रेशर से निकल करके इस लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू करती हैं और इसी विंड को यहाँ पर जाना जाता है किस नाम से? सेंटा आना के नाम से, जो कि एक वार्म और ड्राई विंड है। ठीक है, तो क्या हुआ है, क्यों ये आखिर न्यूज में आया? ये तो हवा की बात हो गई। यहाँ के साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने ये बात कही है कि सेंटा आना जो विंड है, क्योंकि ये ड्राई होती है, ड्राई और वार्म होती है, तो ये हवा ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी वाइल्ड फायर। जंगलों में यहाँ पे आग लग रही है और इस हवा को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है फॉर दिस वाइल्ड फायर। ठीक है, सो यू शुड नो कि ये जो सेंटा आना वाली विंड है, ये कहाँ पर चलती है? कैलिफोर्निया वाले रीजन में, जो कि लोकेटेड है यूएस में, है ना, यूएसए में। ठीक है, याद रहेगी ये सारी बातें, याद तो करना पड़ेगा, है ना। ओके, सो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो जुड़ी हुई है एक स्कीम के साथ में, जिस स्कीम का नाम है जल वाहक स्कीम। ठीक है, तो हुआ क्या है आखिर? जल वाहक स्कीम को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे एक मिनिस्टर, ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये वाले। हाँ वेट, ये वाले। इन मिनिस्टर का क्या नाम है, कोई बता सकता है? इन मिनिस्टर का नाम है सर्बानंद सोनवाल जी। सर्बानंद सर्बानंद सोनवाल जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग इनके पास है। पोर्ट एंड शिपिंग इनके पास है। चलो ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में जानते हैं कि आखिर ये स्कीम क्या कहती है। व्हाट इज ऑल अबाउट दिस जल वाहक स्कीम? इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है। इसके अंडर में क्या होगा? इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। बढ़ावा इसलिए दिया जाएगा क्योंकि इससे जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा। क्योंकि रोड से ट्रैवल करना और रेल से ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो अगर हम वाटरवेज से इस चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही कोई भी ऐसे लोग जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए वाटरवेज का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें 35% गवर्नमेंट द्वारा रीइम्बर्समेंट भी दिया जाएगा। यानी कि जितने पैसे लगे उसका 35% गवर्नमेंट वापस भी कर देगी। ओके, ये स्कीम आखिर वैलिड कब तक है? ये स्कीम वैलिड है फॉर 3 इयर्स। ठीक है, 3 सालों तक ये वैलिड है। इससे फायदा होने वाला है शिपिंग कंपनीज को, फ्रेट फॉरवर्डर्स को और ट्रेड बॉडीज को। ओके, तो ये मेजर स्टेप लिया गया है ताकि हम सस्टेनेबल वे में और कॉस्ट एफिशिएंट वे में ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे सके अक्रॉस नेशनल वाटरवे 1, जो कि गंगा रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है। गंगा रिवर पर बना हुआ है नेशनल वाटरवे 2, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है। एंड थर्ड वन इज हमारा नेशनल वाटरवे 16, जो कि कंस्ट्रक्टेड है बराक रिवर पे। और ये तीनों ही एट प्रेजेंट फंक्शनेबल हैं, है ना। तो आप ये याद रखना कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि हम सस्टेनेबल वे में कॉस्ट को कम कर सके और ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे सके। राइट, इसे इम्प्लीमेंट किसने किया है? इसे इम्प्लीमेंट किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, साथ ही इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड ने, ये दोनों ने मिलकर के इसे इम्प्लीमेंट किया है और इसे इनॉग्रेट किया है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, जिनका नाम है सर्बानंद सोनवाल जी। याद रहेगा। नेक्स्ट, आईएनएस निर्देशक के बारे में जानते हैं कि क्या खास बात है आईएनएस निर्देशक के बारे में। हुआ क्या है, आईएनएस निर्देशक को कमीशन्ड किया गया है ऑन 18th ऑफ दिसंबर, यानी इसे हमारी इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। कहां पर? नेवल डॉकयार्ड नेवल डॉकयार्ड विजैग में। विजैग यानी कि
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। साथ ही सर्वे वेसल की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो आईएनएस निर्देशक इज द सेकंड शिप, राइट। इसे डिजाइन किया गया है ताकि ये क्या क्या कर सकेगा, सर्वे कर सकेगा, नेविगेशन कर सकेगा और जितने भी मैरीटाइम ऑपरेशंस होते हैं उन्हें सपोर्ट कर सकेगा। बनाया किसने है इस आईएनएस को? तो इसे बिल्ड किया गया है बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? कोलकाता में लोकेटेड है। इसके द्वारा आईएनएस निर्देशक को बनाया गया है। कौन से मिशन के अंडर में इसे डेवलप किया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत, है ना। हम आजकल क्या फोकस कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत को ही तो फोकस कर रहे हैं। जितनी भी चीजें हम बनाएं खुद अपने आप से बनाएं और इंडिया में बनाएं, राइट। इससे पहले भी आईएनएस निर्देशक हमारी नेवी की सर्विस में रहा है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा बन के तैयार हुआ है। ऑलरेडी इसने सर्विस दी है 32 इयर्स की हमारी नेवी को, और इसे डीकमीशन किया गया था 2014 में। लेकिन दोबारा से इसे बना करके एक नया आईएनएस तैयार किया गया, उसका नाम भी निर्देशक ही रखा गया है। निर्देशक का मतलब क्या होता है? निर्देशक का मतलब होता है पाथ फाइंडर, राइट। निर्देशक का मतलब होता है पाथ फाइंडर। थोड़ा इसके फीचर के बारे में भी जान लीजिए। कितना इसका वेट है? 3400 से लेकर के 3800 टन। लेंथ कितनी है? लेंथ है 110 मीटर तक। कितनी स्पीड से ये चल सकेगा? 18 नॉट की स्पीड से या उससे भी ज्यादा स्पीड से ये चल सकेगा। कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है इसमें? तो इसमें जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है वो टेक्निक है इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो कि काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया होगी। एक्यूरेसी एकदम एग्जैक्ट होगी। किसी भी चीज को अगर ये फाइंड करेगा ना, दैट विल बी वेरी वेरी एग्जैक्ट। तो ये था आईएनएस निर्देशक के बारे में। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एन एक्सरसाइज जिसका नाम है स्लाइनेक्स एक्सरसाइज। यहाँ पे जरा आप करेक्शन कर लेना, दिस इज नॉट सिम्बेक्स, दिस इज स्लाइनेक्स, राइट। तो स्लाइनेक्स एक्सरसाइज आखिर किन किन दो देशों के बीच में होती है? तो ये कंडक्ट किया जाता है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। 2024 में ये कहाँ पर कंडक्ट हुआ? 17 से लेकर के 20 ऑफ दिसंबर तक इसे कंडक्ट किया गया अगेन विजैग में, यानी कि विशाखापट्टनम में। सबसे पहली बार इस एक्सरसाइज को कब कंडक्ट किया गया था? कंडक्ट किया गया था 2005 में। 2024 में इसके दो फेजेस कंडक्ट किए गए हैं। दो फेजेस कंडक्ट किए गए हैं। पहला तो रहा हार्बर फेज और दूसरा रहा सी फेज। भारत की तरफ से किसने किसने पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया की तरफ से जिस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया उस आईएनएस का नाम है आईएनएस सुमित्रा। श्रीलंका के साइड भी किसी ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो श्रीलंका के साइड से पार्टिसिपेट किया है SLNS सयूरा ने। ठीक है, याद रहेगा। आईएनएस सुमित्रा और आईएनएस सयूरा ने पार्टिसिपेट किया है। कब से कब तक ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है? फर्स्ट एडिशन कब किया गया था? इस बार दो फेजेस में कंडक्ट हुआ विजैक। याद रहेंगी सारी चीजें? कॉपी पे नोट डाउन एग्जैक्टली आप कीवर्ड्स क्या करो, है ना। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट न्यूज, जो कि जुड़ा है जजेस के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक एक्टिव जज जिनका नाम है शेखर कुमार यादव, शेखर कुमार यादव, इनके अगेंस्ट एक मोशन पास किया गया, ये कहते हुए कि इन्हें रिमूव कर दिया जाना चाहिए फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जज, राइट। और इसके अगेंस्ट करीबन 55
एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपना विचार जो था वो सबमिट किया है टू दी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यानी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी को। ठीक है, तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ रिटन है कि किस तरीके से हम जजेस को रिमूव कर सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर 124 एंड आर्टिकल नंबर 217 ये बात करता है कि हम किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं अगर वो मिसबिहेव करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ मिसबिहेवियर हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकैपेसिटी अगर वो अयोग्य हो, काबिल ना हो काम करने के, तो हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम देयर पोस्ट। लेकिन कंडीशन अप्लाइड कि वो मोशन दोनों ही हाउसेस द्वारा पास किया जाना चाहिए बाय 2/3 मेजॉरिटी यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही ये जो मोशन है वो पास किया जाना चाहिए। अभी जो पेश किया गया था पिटीशन ये केवल और केवल राज्यसभा में पेश किया गया था। यानी कि अभी से लोकसभा देन प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाना बाकी है। अगर ये वहां से भी पास हो जाता है देन ही विल रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, एंड ऑल्सो चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि जगदीप धनखड़ जी एट प्रेजेंट टाइम हैं। साथ ही अब क्या किया गया है एक कमेटी फॉर्मेशन की बात की गई है कि एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, साथ ही एक हाई कोर्ट के जज होंगे और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे जो बैठ करके ये डिसाइड करेंगे कि क्या इस जज ने इन जज ने शेखर कुमार यादव ने कुछ ऐसा किया है मिसबिहेवियर या ये इनकेपेबल हैं यानी कि अयोग्य हैं। एक्चुअली इन्होंने किया क्या था कि विश्व हिंदू परिषद की एक सभा हो रही थी जहां पर जाकर के इन्होंने माइनॉरिटीज को टारगेट करते हुए काफी सारे स्पीचेस दिए थे जिसकी वजह से हार्मनी हमारी डिस्टर्ब हुई है। एज वी ऑल नो कि जुडिशरी इज न्यूट्रल, है ना? जुडिशरी जो है हमारी वो बिल्कुल पूरी तरीके से न्यूट्रल है। यानी कि जुडिशरी किसी भी रिलीजन कास्ट के साइड पे बायस नहीं हो सकती है। पहली बात तो इन्होंने विश्व हिंदू परिषद की जो सभा थी उसे अटेंड किया वो ही गलत था और दूसरी बात वहां पर जाकर के हेट स्पीचेस दिए दैट इज आल्सो रॉन्ग एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ जुडिशरी, है ना? तो इसीलिए इन्हें रिमूव करने की डिमांड की जा रही थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप याद रखना 2 आर्टिकल्स ऐसे दिए हुए हैं। आर्टिकल नंबर 124 जो कि सुप्रीम कोर्ट से जजेस को रिमूव करने की बात करता है। साथ ही में आर्टिकल नंबर 217 जो कि हाई कोर्ट से जजेस को रिमूव करने की बात करता है। सो ये दोनों ही आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। शेखर कुमार यादव कहाँ पर एज एक्टिव जज काम कर रहे हैं? तो वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का सबसे पहला डायबिटीज बायो बैंक बना करके तैयार कर दिया गया है। तो आखिर ये करेगा क्या? ये क्या करेगा? ये कलेक्ट करने का काम करेगा डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स को सैंपल्स को कलेक्ट करेगा ताकि रिसर्च करने में और ज़्यादा हेल्प मिल जाए। क्योंकि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। हर एक पर्सन को हम देखते हैं कि वो डायबिटीज़ से जूझ रहा होता है। तो अगर हम उसके सैंपल्स को कलेक्ट करके एक बायो बैंक बना करके वहाँ पर रखेंगे ना, तो रिसर्चर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वो इस डिज़ीज़ को स्टडी कर पाएँगे। सो व्हाट इज़ डायबिटीज़? सबसे पहले डायबिटीज जो है ये एक क्रोनिक डिजीज है। कौन सी डिजीज है? एक क्रोनिक डिजीज है। काफी सारे इसके टाइप होते हैं। एक तो होता है टाइप नंबर 1, दूसरा होता है टाइप नंबर 2, तीसरा होता है जेस्टेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि किसे होता है? प्रेग्नेंट विमेन्स को ये होता है, उनकी जब प्रेगनेंसी होती है तब, राइट? कब होता है डायबिटीज? हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियास। जब ये सही तरीके से इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता, इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है जो हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या काम करता है? ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है उसे
कंट्रोल करने का काम करता है और इंसुलिन को सिक्रीट करता है। जब पैनक्रियाज सही तरीके से इंसुलिन या तो रिलीज नहीं कर पाता इफेक्टिवली, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज का लेवल है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। उस कंडीशन में डायबिटीज हो जाती है। हाई ब्लड शुगर अगर हो गया, हाई ब्लड ग्लूकोज अगर हो गया, तो इस कंडीशन को हम एक नाम से जानते हैं, जिस कंडीशन का नाम है हाइपर हाइपर ग्लाइसेमिया। राइट, हाइपरग्लाइसेमिया नाम से जानते हैं, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारे टिश्यूज को ये बुरे तरीके से डैमेज कर सकता है। राइट, तो इसी वजह से रिसर्चर ने ये डिसाइड किया है कि हम डायबिटीज के सैंपल को एक जगह कलेक्ट करेंगे। और ये पहली बार है, ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है कि ऐसा किया जा रहा है कि हम डायबिटीज के सैंपल्स को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, है ना, कि डायबिटीज जो डिजीज है वो कौन से बॉडी के ऑर्गन से रिलेटेड है। तो उसका आंसर पेनक्रियाज ही था, क्योंकि यही इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। राइट, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल के साथ, जिसे हम सरत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरत के नाम से जानते हैं, which is a short form of सर्च एंड रेस्क्यू टूल। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में भी जरा जानिए। हुआ क्या है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ईएस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर में ये काम करता है, और इसे डेवलप किया गया है। इसे क्यों डेवलप किया गया है? लॉन्च तो इसे कर दिया गया था 2016 में ही। अब इसे डेवलप इसलिए किया जा रहा है ताकि ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा और रेस्क्यू करने का काम करेगा। सीज में ऑपरेशंस करेगा कि ओशन वगैरह में कहीं ऐसा कोई वेसल तो नहीं है जो डीप डाउन जाकर के बरी हो चुका है, अंदर जाकर के डूब चुका है। तो उसके लिए ये क्या करेगा, ऑपरेशंस कंडक्ट करेगा और उन्हें फाइंड आउट करके बाहर निकालेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या है, इट विल फाइंड मिसिंग मिसिंग ऑब्जेक्ट्स इन ओशंस। तो ओवरऑल आप बस ये याद रखना कि सरत जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि वो मिसिंग ऑब्जेक्ट्स को, जो कि सीज में प्रेजेंट है, ओशंस में प्रेजेंट है, उसे ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू ISA, विच इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। हाल ही में हुआ क्या है, मोल्डोवा नाम की एक कंट्री, जिसकी कैपिटल है चिसिनाउ, यहाँ की करेंसी है लुई, यहाँ की करेंसी है लुई। इन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक फ्रेमवर्क है जो कि पूरी तरीके से फोर्स में आया था 2017 में। इंडिया और फ्रांस का ये इनिशिएटिव है। कब इसके बारे में सोचा गया था, तो जब COP21 की बैठक हुई थी। कब हुई थी? 2015 में पेरिस में। जब ये बैठक को ऑर्गेनाइज किया गया था, वहां से निकल करके आया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है गुरुग्राम, हरियाणा में, यानी कि अपने भारत में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। मिशन क्या है? मेनली देखो, ISA का मिशन है टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी, टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी ये ISA का मेन मिशन है। राइट, तो क्या क्या है? सबसे पहला तो ये है कि 1000 बिलियन डॉलर USD को इन्वेस्ट किया जाएगा 2030 तक, ताकि हम सोलर एनर्जी को और ज्यादा ब्रॉड लेवल पे डेवलप कर सके। साथ ही 1000 मिलियन
लोगों को इससे बेनिफिट होगा और 1000 गीगावाट की एनर्जी सोलर पावर को यूज करके जनरेट की जाएगी। तो अब तक अगर आप देखो तो टोटल आईएसए के अंडर में 104 मेंबर्स हो चुके हैं, मेंबर कंट्रीज हो चुकी हैं और 16 टोटल सिग्नेटरीज हो चुके हैं जिसने इसे साइन तो कर दिया है पर अभी अपने यहाँ लागू नहीं किया है। मोल्डोवा इज 104th नंबर की कंट्री जिसने साइन भी किया है और अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया है फाइनली। एक और बात, आईएसए यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन का मेंबर नहीं है, पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, और इसका हेडक्वार्टर भी भारत में लोकेटेड है। सो यू शुड नो अबाउट दिस। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू साइक्लोन चीडू। ये अभी हाल ही में मेयोत नाम का एक फ्रेंच टेरिटरी है, आप कॉलोनी कह सकते हो, फ्रेंच टेरिटरी है जो कि लोकेटेड है इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में बहुत बुरी तरीके से इस रीजन को उसने डिस्टर्ब किया था। साथ ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी ने, इन्होंने अपनी अ, सांत्वना को व्यक्त किया है फॉर दिस म्योत कंट्री। जितनी भी हेल्प हो सकती है भारत के द्वारा, भारत डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। तो म्योत की लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये इंडियन ओशन में लोकेटेड एक आइलैंड कंट्री है। साथ ही ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है नियर मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल यानी कि जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है ना, बिल्कुल उसी के पास ये लोकेटेड है ये वाला आइलैंड। जब यहाँ पर साइक्लोन आया था चीडू नाम का, उसकी स्पीड करीबन 200 किलोमीटर पर आवर थी। आप यहाँ पे डिस्ट्रक्शन से इमेजिन कर सकते हो कि कितना भयानक वो साइक्लोन रहा होगा, है ना? साइक्लोन कब आते हैं? जब लो प्रेशर मिड पे जनरेट हो जाता है और हाई प्रेशर से हवाएं उस जगह को आकर के फिल अप करने की कोशिश करती हैं। जितना ज्यादा लो प्रेशर जनरेट होगा उतना ही तगड़ा, उतना ही स्ट्रॉन्ग साइक्लोन जनरेट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लोन चीडू एंड दिस इज ऑल अबाउट द कंपाइलेशन ऑफ न्यूज़ेस। अभी और भी इसके पार्ट्स आएंगे, अभी तो ये मैंने 2-3 दिनों के न्यूज़ को कंपाइल किया है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, सो मेक श्योर कि आप उसे भी देखना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।